आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में बनी हुई है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई से। श्रीनगर, सोपोर, अनंतनाग और शोपियां में पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ हो रही है जिन पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले की। और इस केस में एचपीपीसीएल के इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर देश राज को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। और इसके अलावा आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में निवेश और विकास को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा। नीति आयोग के कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति और उद्योग के विस्तार पर जोर दिया है। और इसी के साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन की झलक। एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का नजारा और सैलानियों की भीड़ इस बार देखने को मिल रही है। इस बार क्या है खास, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। एक तरफ पीएचई विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। और आखिर में देश भर में बवाल मचाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक पर भी चर्चा करेंगे। विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहा है, तो सरकार इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम कह रही है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना विवाद खड़ा हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट की। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां की सख्त कार्रवाई जारी है। श्रीनगर, सोपोर, अनंतनाग और शोपियां में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। और ये छापेमारी उन प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकाने पर मारे गए हैं जिन पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इन छापेमारी के पीछे क्या है वजह, किन लोगों के घरों पर कार्रवाई हुई है और इस ऑपरेशन का मकसद क्या है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर और सोपोर में पुलिस ने 3 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट ग्रुप, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शबीर शाह ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ की गई। श्रीनगर के राजबाग, सदर और शहीदगंज पुलिस स्टेशनों में दर्ज 3 अलग अलग एफआईआर के तहत ये तलाशी ली गई। इन एफआईआर में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, शबीर अहमद शाह और मसरत आलम भट्ट के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इनके घरों पर छापेमारी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व अन्य सबूत जब्त किए। अनंतनाग और शोपियां में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। अनंतनाग में मुख्तार वाजा और मंजूर मिस्कर के घरों पर छापेमारी की गई। वहीं शोपियां के अलियालपोरा इलाके में भी तलाशी ली गई। यहां मोहम्मद अब्दुल्ला तारी, जो गिलानी गुट के हुर्रियत से जुड़ा बताया जाता है, उसके घर पर छापेमारी की गई। इसके अलावा कुलगाम पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल रियाज अहमद गनई की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जब्त कर लिया है। रियाज अहमद गनाई जो रिहाइश पजीर है यहाँ पे, उनके घर पे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं मनाजिर में, तस्वीर में, और बाज़ाब्ता तौर पे इस मकान को जो है वो अटैच किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं अटैचमेंट नोटिस जो है वो चस्पा की जा रही है। रियाज अहमद गनाई और नसूब बदरागुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पे एनडीपीएस 1985 एक्ट और इसके तहत जो है ये अटैचमेंट नोटिस चस्पा की जा रही है कुलगाम पुलिस के द्वारा। और बिल्कुल इसका यही मकसद कि जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और ये कार्रवाई जो है जिला कुलगाम को जो है ड्रग्स फ्री
और उसके साथ साथ जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है इस तरह की अंजाम दी जा रही है। और इससे पहले भी कई कार्रवाइयां जो है कुलगाम पुलिस ने अंजाम दी है जिला में, और कई ऐसी प्रॉपर्टीज को जो है अटैच किया गया है जहां पे ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर NDPS एक्ट में कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस छापेमारी अभियान को जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के बचे हुए नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को जड़ से खत्म करने का वादा किया था। छापेमारी की ये कार्रवाई उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आगे देखना होगा कि इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियां और क्या बड़े कदम उठाती हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि शांति और स्थिरता को भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। इस मामले में HPPCL के इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर देशराज को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और इस बीच विपक्ष लगातार CBI जांच की मांग कर रहा है और सरकार पर सवाल उठा रहा है। क्या है पूरा मामला और इस मामले में अब तक क्या हुआ है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने HPPCL के इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब देशराज की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। देशराज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकार पहले ही देशराज को HPPCL के डायरेक्टर पद से सस्पेंड कर चुकी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ 1-2 अधिकारियों पर कार्रवाई करने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। इस मामले में अब तक क्या हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। 10 मार्च को विमल नेगी शिमला से अचानक लापता हो गए। 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर के गोबिंद सागर झील में मिला। 19 मार्च को शव शिमला लाया गया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। परिवार ने इसे हत्या बताया और आरोप लगाया कि विमल नेगी पर भारी दबाव था। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए HPPCL के इलेक्ट्रिकल डायरेक्टर देशराज को सस्पेंड कर दिया और MD हरिकेश मीणा को पद से हटा दिया। लेकिन परिजनों का कहना है कि सिर्फ इन अधिकारियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। इस मामले पर राजनीति भी खूब हुई। विपक्ष ने हिमाचल सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर CBI जांच की मांग की। विपक्ष चाहता है कि FIR में और अधिकारियों के भी नाम जोड़े जाएं। HPPCL की संदेहास्पद गतिविधियों की जांच की भी मांग उठी है। ये मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को सौंपा गया है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। शिमला पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष को उस पर भरोसा नहीं है। अब देखना होगा कि देशराज की गिरफ्तारी कब होती है या इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल हिमाचल में ये केस लगातार चर्चा में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में निवेश और विकास को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक प्रगति, पर्यटन और उद्योगों के विस्तार पर खास जोर दिया है। लेकिन क्या निवेशकों को उसका भरोसा बढ़ा है? क्या नए सेक्टर्स में भी संभावनाएं खुल रही हैं? नीति आयोग के कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कुछ अहम बातें कही हैं, जो जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर बड़ा संकेत देती है। LG मनोज सिन्हा क्या क्या कहकर गए हैं, और आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में निवेश और विकास को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। नीति आयोग के कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने MSME सेक्टर, पर्यटन, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर भी अहम बातें कही।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर अब निवेश और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में 30 से 40 करोड़ का निवेश सिर्फ होटल इंडस्ट्री में हुआ है। 5360 से ज्यादा नए होटल बनाए गए हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। लेकिन सिर्फ होटल बना देने से पर्यटन नहीं बढ़ेगा, अच्छी कनेक्टिविटी भी जरूरी है। उपराज्यपाल ने कहा कि निवेशकों का भरोसा बनाए रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर माहौल बिगड़ता है तो चीजें सही करने में सालों लग जाते हैं। केवल टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बना देने से और अथॉरिटी बना देने से टूरिज्म बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता है। कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण रोल है इसमें। वो रोड हो, रेल बताया डुल्लू साहब ने, इस अप्रैल महीने में प्रारंभ होने जा रही है। एयर कनेक्टिविटी हो, ये सब डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ गया है। लेकिन जब तक प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट सेक्टर आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और उसके अनुकूल हमारी मानसिकता, पॉलिसी और क्रियान्वयन तीनों नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि बढ़िया फैसिलिटीज हम नहीं विकसित कर सकते। और इस सच्चाई को हमें स्वीकारना चाहिए कि अगर किसी के पास अच्छी क्षमता है, अच्छा कर सकता है, तो वैसे लोगों को आमंत्रित करना और उन्हें जगह देना, क्योंकि दुनिया में या देश में भी जहां इस तरह की सुविधाएं विकसित हुई हैं, वो ऐसे ही लोगों ने किया। उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि एमएसएमई सेक्टर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रदेश में 7 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं। इनमें से 5 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जो 11 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रदेश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान सिर्फ 8% है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। उपराज्यपाल का कहना है कि एमएसएमई सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड ही नहीं, बल्कि हमारे देश में भी, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और इसलिए आज ये समय की जरूरत है, आवश्यकता है कि एमएसएमई सेक्टर में भी सभी स्टेक होल्डर्स के बीच संवाद गहरा हो, जो आज हो रहा है। रिफॉर्म्स निरंतर हों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली किया जाए, पॉलिसी मेकर और एंटरप्रेन्योर्स पार्टनर की तरह काम करें। उपराज्यपाल ने ये भी कहा है कि शांति और स्थिरता ही विकास की असली कुंजी है। अगर माहौल अच्छा होगा तो निवेश अपने आप बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर को बदमाशों के लिए नहीं, बल्कि उद्यमियों के लिए जाना जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को आगे आकर निवेश करना होगा, ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। उपराज्यपाल ने पड़ोसी देश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब वो दौर नहीं रहा जब कोई जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की सोचे। उन्होंने साफ कहा कि अब सोच बदलनी होगी कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ टूरिज्म से विकास होगा। हमें उद्योग, टेक्सटाइल और एमएसएमई सेक्टर को भी आगे बढ़ाना होगा। और इस सेक्टर की व्यवस्था ट्रांसपेरेंट कैसे बनाई जा सकती है, और दुनिया भर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुकूल क्या हम जम्मू कश्मीर में भी टेक्सटाइल, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के सपने को साकार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दिन भर के मंथन के बाद इस पर जो अमृत आप निकालेंगे वो ज्यादा लाभकारी होगा। अब देखना होगा कि सरकार की योजनाएं जम्मू कश्मीर के आर्थिक परिदृश्य को कितनी तेजी से बदल पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खास रिपोर्ट में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। कटरा श्रीनगर रेलवे रूट पर 17 अप्रैल से ट्रेनों का परिचालन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ।
जम्मू में नीति आयोग के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम हो रहे हैं स्थापित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। जी हां, जबरवान पहाड़ियों की गोद में बसे इस बाग में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का समंदर है। ट्यूलिप गार्डन उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं और क्या सैलानियों के लिए कुछ नया किया गया है इस बार, जानेंगे ये सारी चीजें इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर की दिलकश वादियों में रंगों की खुशबू घुल चुकी है। एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। पहले ही दिन यहाँ हजारों लोग पहुँचे और हर कोई इस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। जबरवान पहाड़ियों के दामन में बसे इस गार्डन में 20 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूल खिले हैं, जो 74 अलग अलग किस्मों में अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। माहौल तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये जगह। मैं तो घूमने आया हूँ ना, कोलकाता से घूमने आया हूँ उधर, तो अच्छा तो लग रहा है। इसका बहुत अच्छे से परिवेश है बहुत। आप बताइए। आज सुना है आज पहले बार खुला है। हम लोग कोलकाता से आया है। हम अभी ये ट्यूलिप करेगा, फिर जाएगा डल लेक। हम दिल्ली से आए हैं, आज हम वापस जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि ट्यूलिप गार्डन देखने का चांस मिल गया तो देख लेते हैं। बहुत एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये, और कैसा माहौल है अभी आप? हाँ जी, कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत रश है यहाँ पे, बट अच्छा लग रहा है बहुत। काफी क्रेज है लोगों में, इस चीज का काफी क्रेज चल रहा है, इसलिए हम इसको रोक के एक दिन लेट जा रहे हैं कि देखने आए थे स्पेशल दिल्ली से इसको। आपने स्केड्यूल अपना जो है डेफर कर एक दिन लेट कराया हमने इसको, एक दिन लेट कराया। मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो देख लेते हैं हम भी, इसलिए। बहुत अच्छा उत्साह है, ये ट्यूलिप गार्डन देखने का मन था तो इसलिए रुके हुए हैं। कश्मीर बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी यहाँ, ऐसा बच्चे भी हैं। एकलव्य गर्ग। यहाँ आप ट्यूलिप गार्डन जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल है, कितनी खुशी है? अच्छी बात, अच्छा लग रहा है जाने में। अभी कश्मीर में क्या क्या देखा? सब कुछ देख लिया, गुलमर्ग, पहलगांव। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 17 लाख से ज्यादा जो ट्यूलिप्स है वो यहाँ पर उगाए गए हैं। और जिस तरह से जबरवन की पहाड़ियों के दामन में ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो वाक़ा है, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है सियाहों की, टूरिस्ट्स की, जो यहाँ पर आ रहे हैं। और आइंदा दिनों में ये रश किस तरह से बढ़ेगा इसका आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह का रश जो है वो देखने को मिला है। शायद कहीं ना कहीं इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि जो ट्यूलिप गार्डन आज से खुला और इतनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल विजिटर्स हैं वो भी इन दिनों एक अच्छी तादाद में यहाँ पर आते हैं और इस ट्यूलिप गार्डन की सैर करते हैं। अब आइंदा दिनों में ये पता चलेगा कि जो ये टूरिस्ट्स है इनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहेगा। और यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं, जो विजिट करते हैं इस गार्डन को, वो अच्छी यादों को समेट कर वापस अपने अपने राज्यों की ओर चले जाएं। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि कश्मीर की रौनक, पर्यटन का ताज और वादियों की शान है। इसी जज्बे के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार, सलाहकार नासिर असलम वानी और कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के पर्यटन के लिए बेहद अहम है। ये न सिर्फ देश भर के सैलानियों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि हमारे स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा दे रहा है। ट्यूलिप गार्डन की इस बार की खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि यहाँ किए गए नए इंतजाम भी हैं। इस बार ट्यूलिप गार्डन में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है। इसके साथ ही QR कोड के जरिए एंट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। ट्यूलिप के फूल दुनिया के सबसे नाजुक फूलों में गिने जाते हैं और ये सिर्फ ठंडे मौसम में ही खिलते हैं। यही वजह है कि हर साल मार्च से अप्रैल तक यहाँ लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं।
तो अगर आप भी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस ट्यूलिप गार्डन की बहार को मिस मत कीजिए, क्योंकि जब तक ये फूल खिले हैं तब तक श्रीनगर की वादियां कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कटरा श्रीनगर रेलवे सफर का इंतजार बस खत्म होने वाला है। अप्रैल की 17 तारीख से कटरा श्रीनगर रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई चुनौतियां भी आई है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस ऐतिहासिक रेल सेवा की पूरी कहानी। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, सुरंगों का जाल और किसी सपने जैसे नजारे। लंबे समय से चल रहे रेलवे परियोजनाओं में से एक कटरा श्रीनगर रेलवे रूट अब सफर के लिए तैयार है। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेल मार्ग न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने का एक ऐतिहासिक कदम है। रेलवे के मुताबिक 203 किलोमीटर लंबे इस रूट पर कुल 3 यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस मुख्य होगी। वंदे भारत ट्रेन से कटरा से श्रीनगर की दूरी मात्र 3 घंटे 10 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन से 3 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। 17 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल जरा से मालूम हुआ है कि 17 अप्रैल 2025 को ये ट्रेन बिलाखिर चलेगी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि जैसे आपको मालूम है, अभी तक कई सारी जो डेट्स है वो सामने आए थे, लेकिन एक बार फिर से एक और डेट सामने आया है। हालांकि ये हमारे जराए का कहना है कि 17 अप्रैल 2025 पीएम नरेंद्र मोदी इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहाड़ियों, नदियों और घाटियों के बीच से निकलने वाली ये रेल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अनोखे रेलवे मार्गों में से एक होगा। इस सफर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज देखने को मिलेगा, जो 1315 मीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इस मार्ग में 927 पुल और 27 सुरंगें हैं। इन सभी ने इस रेल रूट को दुनिया के सबसे कठिनतम रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक बना दिया। जैसे आपको मालूम है, ये जो प्रोजेक्ट था काफी मुश्किल था। कई सारी जो टनल्स है वो खोदनी पड़ी, तब जाके ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट हुई। हालांकि अभी जो कटरा और बानियाल का सेक्शन है उसका इफ्तिताह होगा, यानी कटरा से ट्रेन चलेगी श्रीनगर के बीच, उस ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा, वो भी 17 अप्रैल। इस रेल सेवा के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली से कटरा और फिर श्रीनगर जाने में अब यात्रियों को 12 घंटे 20 मिनट लगेंगे। मेल एक्सप्रेस से ये सफर सिर्फ 14 से 16 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब तक लोगों को कटरा से श्रीनगर के लिए बसों और टैक्सियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब रेल सेवा एक तेज, आरामदायक और सस्ता विकल्प साबित होगा। कटरा श्रीनगर रूट पर 7 स्टेशन होंगे, जिससे ये यात्रा और सुविधाजनक बनेगी। लेकिन इस परियोजना को पूरा करना आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़ों और संकरे दर्रों के बीच रेल पटरी बिछाना बहुत मुश्किल था, लेकिन होनहार इंजीनियरों ने ये भी कर दिखाया। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा बल्कि पर्यटन, व्यापार और आम लोगों के जीवन को भी आसान बनाएगा, जिसके बाद ये रेल मार्ग भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको ये भी मालूम होगा क्योंकि इस ट्रैक पर जो ट्रेन चलेगी वो खुसूसी डिजाइन की गई है कश्मीर के लिए, क्योंकि जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों का इंतजाम रखा गया है। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था और लोग बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा। खासकर यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।